ये मुनीर तो नजर ही नहीं आ रहे कहीं। बिल्कुल। और देखिए वहां के रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ये तो चलो कार्रवाई आपने कर दी है, लेकिन इसके बाद आप दोबारा कार्रवाई मत करना। और कहीं ना कहीं सरेंडर की भूमिका में इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं आतंकवादियों की, जिनका आज ठिकाना तबाह किया गया है। जहां वो कैंप लगाते थे, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी, उन्हें तबाह किया है भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर से नाम दिया गया है। जी हां, तो कितनी चोट पहुंची है पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को, आज हम इसका आकलन करेंगे अगले आधे घंटे में। मसूद अजहर एक ऐसा नाम जिसे इस बात का अहंकार था कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मसूद अजहर एक ऐसा नाम जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। मसूद अजहर जो कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। बिल्कुल। मसूद अजहर जो आतंकी हमलों के बाद लाशों के ढेर को देखकर ठहाके लगाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार ने मसूद अजहर के किले को ऐसा जमींदोज किया है कि अजहर बिलबिला उठा है। ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। मसूद अजहर को वो दर्द मिला है जिस दर्द को अपनी आखिरी सांस तक वो नहीं भूल पाएगा। मसूद अजहर के पूरे कुनबे का लगभग खात्मा हो चुका है। मसूद के परिवार के 10 सदस्यों की एयर स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। बिल्कुल। जो शख्स कल तक दूसरे की मौत पर जश्न मनाता था, आज वही मसूद इतना बेबस और लाचार हो गया कि अल्लाह से मौत की भीख मांग रहा था। मसूद अजहर के पापों की फेहरिस्त भी इतनी लंबी है कि इसकी गिनती करना आसान नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद अजहर के सीने में वो जख्म दे दिया है कि अब दोबारा कभी संभलने के बारे में वो सोच नहीं सकता है। मिट्टी में मिल गया मसूद अजहर का कुनबा। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भारतीय सेना के हमले से बुरी तरह टूट गया है। बिल्कुल। जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय, सरजाल, बिलाल कैंप और कोटली स्थित लॉन्च पैड को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। बहावलपुर जो जैश का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हब था, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर स्थित था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मौलाना मसूद अजहर की भर्ती और फिदायीन हमलों की योजना भी पूरी तरह से ठप हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैश की क्षमता में कम से कम 70% की एक हमले में ही गिरावट आ चुकी है। और वही हाल यकीन मानिए जो दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है उन तमाम आतंकियों का भी है, चाहे वो लश्कर हो या हिजबुल हो। बिल्कुल। एक एक करके आज कई आतंकवादी ठिकानों को 9 निशाने टारगेटेड तरीके से बनाए गए थे और उन्हीं पर अटैक हुआ है, जिसे बेहद बैलेंस्ड नपी तुली कार्रवाई कहा जा रहा है। पूरी दुनिया इस कार्रवाई की सराहना कर रही है क्योंकि किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा। उन आतंकवादियों को ही निशाना बनाया गया जिन्होंने भारत को दर्द दिया, और ये बदले की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर हुई है। और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेजर मोहन कुमार साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जो बातें हम इतने दिनों से कह रहे थे, जो देश चाह रहा था, आज का वो स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, बिलबिला उठा मसूद अजहर, कह रहा है कि काश मैं मारा जाता, मैं जिंदा क्यों हूं। क्या ये हो गया जो होना था या ये सिर्फ एक शुरुआत है? थैंक यू वेरी मच। आपने आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए, आज हमारे लिए रेड लेटर डे है। ये जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री में मील का पत्थर है हमारे लिए। ये तो है, इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग की बिगिनिंग है ये। अब आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान को के हालात अब हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो आका हैं टेररिज्म के, वो मसूद अजहर नहीं हैं, वो है पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर और उनके मुल्ला एलिमेंट। मसूद अजहर उनके चैंपियन हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ ने भी बोला था। तो अब मसूद अजहर की फैमिली के का जो हुआ वो हमें नहीं पता क्यों हुआ, वो भी हम नहीं कर, पर अब जो आगे होगा उसकी आप देखिए, चिंता करिए। सबसे पहली बात है, पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिज्म को क्यों पाला था? इसलिए पाला था कि वो सत्ता में रहे। कैसे? जो स्लीपर सेल हिंदुस्तान में थे उनके साथ मिलके कश्मीर में आग लगा रहे थे। अब जो स्लीपर मसूद अजहर और टेररिस्ट अब कमजोर पड़ रहे हैं और हम यहां पे स्लीपर सेल को हटा रहे हैं, जो हमने चेंजेस लाने शुरू करे हैं। पाकिस्तान की अब आर्मी के पांव लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ तिजारत जो है पाकिस्तान की, उस पर उनके एसोसिएशन कंट्रोल करते हैं।
तभी वो सत्ता में रहना चाहते हैं। और वैसे सत्ता में घोड़े पे नहीं बैठना चाहते, घोड़े पे लगाम हाथ में लेके सामने चलना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हीं आतंकवादियों के दम पर पाकिस्तान बार बार गिदड़ भभकी देता है, लेकिन वही मोस्ट वांटेड भारत के आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान ने अपने भीतर छुपाया हुआ है, वो बिलों में छुप गए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया प्रफुल्ल बख्शी साहब, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत लंबे समय से ये झेल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भारत को इसको खत्म करना है। जब ये आतंकवाद खत्म होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान की जो जनता है, जो यूथ है, और जो यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान की आर्मी, वो आपको सराहेगी और थैंक यू बोलेगी, और पाकिस्तान की आर्मी वापस अपने बैरक्स में जाएगी, तब बात बनेगी। पाकिस्तान इसीलिए ये जितना टेररिज्म तब तक पनपता रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी ताकतवर रहेगी। जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी की सत्ता गई, उसके बाद आप देखेंगे कोई इनके पूछेगा नहीं, टेररिस्ट रहेंगे, क्योंकि टेररिस्ट को जो चला रहे हैं जो रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज है, वो अलग अलग रहेंगे, पर पाकिस्तान में उनके बेसिस हट जाएंगे। आपके आतंकवाद खत्म होना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान में। बस यही टारगेट भी है हमारा, याद नहीं दिला जी, यही टारगेट है। और आज रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है, एक रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए, कि जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें ही मारा है। मेजर मोहन कुमार साहब रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, तो कितना हमने आज उनको मार दिया, मतलब उन ताकतों को, उन आकाओं को कितना हमने आज खत्म किया? कहा जा रहा है कि जैश की 70% जो उसकी ताकत है वो खत्म हुई है, लेकिन हमने तो लश्कर पर भी किया है हमला, हमने हिजबुल पर भी किया है हमला। देखिए, ये जो भारत ने जो ये अटैक किया है, डेफिनेटली मैं एक चीज तो कितना परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान के आतंकवाद की जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी तरह से हिल चुकी है। और इतनी बुरी तरह से हिल चुकी है कि शायद पाकिस्तान की आतंकवाद जो उनका स्ट्रक्चर, उसको वापस खड़ा होना भी आने वाले टाइम में, अगले 10 साल में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, बख्शी सर ने बड़ा अच्छा कहा कि ये अभी इब्तिदा है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, और ये आतंकवाद की लड़ाई अभी बहुत दूर तक जानी है। ये अपने मन में बना लीजिए, हर हिंदुस्तानी को ये पता होना चाहिए, अगर आज भारतीय फौजों ने ये शुरुआत की है, तो ये शुरुआत लंबी चलने वाली है, और ये लड़ाई भी लंबी चलने वाली है। ये प्लीज ध्यान में रखना जरूरी है। जी बिल्कुल। मोहन कुमार जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कंप्लीट ब्लैकआउट इस वक्त दिल्ली में हो गया है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल चल रही है। युद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो कैसे खुद को सेफ करना है, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, उन सभी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। आज ही एक तरफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम हमारी सेना ने दिया है, दूसरी ओर मॉक ड्रिल का, क्योंकि पहले से ही ऐलान हुआ था। 244 शहरों में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दो जो तस्वीरें हैं वंदना, इसमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जब लाइट जल रही थी, जब स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, और दूसरे में स्ट्रीट लाइटों को बंद किया गया है। ये उन हालातों के लिए ट्रेनिंग है और मॉक ड्रिल है। अगर आक्रमण होता है, अगर एयर स्ट्राइक होता है, तो क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, उस समय क्या एक्शन लेना है, ये दोनों तस्वीरें वो बता रही है कि आमतौर पर हम जो होते हैं वो स्ट्रीट लाइटों के नीचे होते हैं, सड़कों पर रोशनी होती है, आबादी कहाँ है वो पता चलता है, कहाँ पर क्या है वो सब कुछ देख सकते हैं हम आसमान से। लेकिन जो दूसरी तस्वीर सामने इस वक्त की आ रही है, और ये इंडिया गेट और कनॉट प्लेस की जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, जो ब्लैकआउट की है, तो अंधेरा होने की वजह से जो रेडर्स को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कहां पर क्या है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? हमारे साथ तो दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से समझते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये ब्लैकआउट किस लिए? मैं बताता हूं। ये इसका आइडिया स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि उस समय टारगेट दिखता नहीं था, और टारगेट को देखने के लिए ये जो बॉम्बर्स जाते थे, वो जर्मन से और बर्लिन के ऊपर हैम्पटन और ये जो बॉम्बर्स होते थे, ये लाइट को देख के जाते थे।
और तब लाइट बंद कर दी जाती थी तो इनका नेविगेशन पुअर हो जाता था, क्योंकि उस टाइम जीपीएस वगैरह कुछ नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही रहा। बाद में जब ये जीपीएस वगैरह आना शुरू हुआ तो अब आपके फाइटर जो लो लेवल फाइटर धरातल से 100 फीट ऊपर रात को उड़ के भी टारगेट पे पहुंच सकते हैं। उनको टारगेट देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पर आपको ये मैं बता दूं, अगर पायलट का रिक्वायरमेंट है कि टारगेट पे नहीं जनता पे बॉम्ब डालना है, जहां सिटी पे बॉम्ब डालना है, जैसे कि ये आतंकवादी रिलेटेड आर्मीज करती हैं, तब ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि आपको उनको फिर दिखाई देने लग जाता है कि ये टारगेट कहाँ है। मैं आपको बताता हूं, रात को फ्लाइंग कर रहे हैं तो 150-200 किलोमीटर दूर में इलाहाबाद और लखनऊ वगैरह दिखाई देते हैं। रात को बड़ा आसान हो जाता है नेविगेशन करना, क्योंकि सिर्फ लाइटें दिखाई देती हैं। अगर ये लाइटें बंद कर दी जाए तो आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। आप जीपीएस पर डिपेंड कर रहे हैं और जीपीएस को आप जैम कर सकते हैं। जैमर बड़े आसानी से करा जा सकता है, और जब जीपीएस जैम हो जाता है, जैसे अभी हाल हुआ है, ये साइबर वॉरफेयर का नमूना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जितने सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह है, सारे के सारे धरे धराए रह जाएंगे। फिर आंखों से भी नहीं देख सकते, ना ही आप इंस्ट्रूमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट या जो एवियोनिक्स से देख सकते हैं। इसका ये बात है। पर दूसरी बात ये है कि ब्लैकआउट जब हो जाता है तो आपके अंदर के भी जो मिसक्रिएंट्स है, सपोर्टर्स है, उनका भी रुकना चलना फिरना बड़ा धीरे पड़ जाता है। पुलिस को और उनको सूचना दी गई है, सिविल डिफेंस वालों को, कि इवन ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। अगर आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं घर में तो आपके खिड़की को काला होना चाहिए, काला कागज लगाना चाहिए। हमने ब्लैकआउट वगैरह का एक्सरसाइज 1971 के बाद नहीं किया। ये हमारी थोड़ी गलती है, हम इसमें बहुत पीछे रह गए हैं। जो सिविल डिफेंस के और जो स्टेप्स हैं, मैं इंस्ट्रक्टर हूं इस सब्जेक्ट का, मैं पढ़ाता हूं तो मैं बता सकूंगा आपको जी और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये आज बिगिनिंग है, आज शुरुआत की है। अब देखते हैं, क्योंकि अभी भी लाइटें नजर आ रही हैं, जहां लाइटें गई हुई हैं वहां पे भी पता चल रहा है कि कौन कहां पे है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें अभी यहां से दिख रही हैं जो अंधेरी वाली जगह राइट में है। बहुत अहम बात आपने कही है सर। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हिंट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट होना चाहिए, एक भी जो लाइट है वो जलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। मोहन कुमार सर, कितनी अहम है ये मॉक ड्रिल, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान को इस बार माकूल जवाब देना है। और जो ये स्ट्राइक हुई है उसके बाद भी हम आज दिन भर लोगों को सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमें भी आप ट्रेन करिए और हम भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध जैसे अगर हालात बनते हैं तो क्या कंडीशंस होगी, क्या सिचुएशन होगी, उसको लेकर बहुत जरूरी है कि एक एक नागरिक को यह बताया जाए कि कैसे खुद को सेफ करना है और उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। बिल्कुल, जब भी इस तरह की हालात होते हैं, जंगी हालात जिसको आप कह सकते हैं, तो इसमें जरूरी है कि हम सभी को अपना अपना काम ठीक से आना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि किन हालात में हमको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, जंग के हालात में आपको तैयार रहना है किसी भी इमरजेंसी के लिए। जो बख्शी सर ने बताया वो एक उसके आगे मैं छोटा सा ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब आपको अंधेरे में काम करने की आदत भी होनी चाहिए। हो सकता है ये लाइट आपको ना मिले, एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले। जंग में कुछ भी पॉसिबल है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम ही फेल हो जाए किसी तरीके से, तब आप क्या कीजिएगा? किस तरह आप सरवाइव करेंगे? किस तरह अपने पेशेंट्स को लुक आफ्टर करेंगे? किस तरह अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे? वो सब ड्रिल भी आपने बिल्कुल सही कहा, वो सारी ड्रिल आपको कर लेनी चाहिए और ये टाइम टू टाइम हमको ये रिपीट भी करते रहना चाहिए। ओके तो शायद लेट तो है बट देर आए दुरुस्त है। जी बख्शी साहब, क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उसके मुल्क के भीतर मुल्क बिखरता नजर आ रहा है? मुल्क में कहें तो गृह युद्ध की स्थिति है, चाहे बलूचिस्तान चले जाइए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा चले जाइए, और पंजाब में घुस करके आज भारत ने स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान चू नहीं कर पा रहा है। तो क्या वाकई कोई थ्रेट है कि ये एस्केलेट कर सकता है, पाकिस्तान हिमाकत कर सकता है रिटेलिएट करने की?
देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो आप जब कह रहे हैं पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है, और अजय साहब जी। जो सपोर्ट मिला है वो बांग्लादेश का और चाइना का है। इसको हमने बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय दोनों कंट्रीज बड़े सतर्क हैं। 3 सबमरीन्स चाइना की हमारे बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी आ गई हैं और ये गश्त लगा रही हैं, तभी हमारी नेवी अलर्ट है। जब सुबह प्रधानमंत्री ने बोला था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी का मतलब ये है कि वो सब देख रहे हैं कि बाकी क्या हो सकता है, कोई हमारे को ना करे। तो नेवी का रोल अलग है। पर ये मैं बता दूं कि इस समय बांग्लादेश पूरी तैयारी कर रहा है और चाइना पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर बात आगे बढ़ती है तो किस तरीके से बढ़ेगी। हालांकि बहुत डिप्लोमेटिक एंगल्स हैं इसके अंदर, बहुत उनके रास्ते में रोड़े हैं, वो दूसरी बात है। ऑलरेडी चाइना उत्तराखंड के उस तरफ नेपाल की तरफ गया है, काला पानी में ऑलरेडी नेपाल को बाध्य कर रहा है कार्रवाई करने की। भूटान में वो बाध्य कर रहा है, वो बांग्लादेश में, म्यांमार में, हब्बन तोता श्रीलंका में ऑलरेडी प्रेशर डाल रहा है कि टोटल कंट्रोल चाहिए उसको एक और हार्बर का। पाकिस्तान में गदार के ऊपर टोटल कंट्रोल ले लिया उसने। कारकोरम हाईवे के ऊपर उसने 3 ऑर्डिनेंस डेपो बना दिए हैं। कारकोरम हाईवे आलमाटा से जो कराची तक जाता है, वो आप ये देखिए कि उसकी तैयारी कितनी है। तो ये तैयारी जो हो रही है हमारे चारों तरफ, हमारी सिर्फ आंखें सिर्फ इन 9 बेसिस की स्ट्राइक पे नहीं जानी चाहिए। हमको अब आगे का सोचना चाहिए, आगे क्या होगा। वो बड़ी चीजें होने वाली हैं। जब तक हमारी डिप्लोमेटिक मशीनरी अब ओवर टाइम काम करेगी। बिल्कुल, तैयारियां हमारी भी दुरुस्त है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम बख्शी सर सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि ये तो हमारा राइट टू रिस्पॉन्स था, ये अभी हमने कार्रवाई उस हमले को लेकर बदले में की है जो आतंकवादियों ने कोशिश की थी भारत में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की, या उसको लेकर एक अलग तरीके से साजिश रची गई थी। उन आतंक के आकाओं को जवाब आज दिया गया है, लेकिन सेना की ओर से भी कह दिया गया है कि अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। ये ट्रेलर है अभी। बिल्कुल, ये ट्रेलर है, मैं मानता हूं, पर ये जो मैं बात बता रहा हूं, चाइना और जो बांग्लादेश ट्राई कर रहा है वो अलग चीज है। चाइना और अपना कार्यक्रम और आगे भी बढ़ाएगा साउथ चाइना सी में। वो इसलिए बढ़ाएगा कि अगर अब ध्यान केंद्रित करने के लिए उधर, और फिर भारत के ऊपर प्रेशर डालेगा कोको आइलैंड के ऊपर। कोको आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी वो गश्त लगा के चला गया है, सेंट मार्टिन आइलैंड को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमको अब ध्यान केंद्रित करेगी चारों तरफ, इसलिए हम पे प्रेशर बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। सिर्फ केंद्रित सिर्फ पीओके और कश्मीर पे नहीं रहेगा, पाकिस्तान पे नहीं रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे को चौकन्ना रहना है, पर हमें कोई हताश नहीं होना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, पर हमको देखना है कि अब हमारी ईस्टर्न सेक्टर में और नॉर्दर्न सेक्टर में, खासकर उत्तराखंड के ऊपर चाइना बहुत ही एक्टिव बन रहा है, उसको हमको देखना होगा। तो ध्यान केंद्रित करना चाहना चाहेगा टेररिज्म से, हमारा जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर, उससे ध्यान हटाना चाहेगा, क्योंकि उसको वो बहुत महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल। मेजर मोहन कुमार सिंह साहब, मोहन कुमार जी, क्या अगर चाइना एंगेज होने की कोशिश करता है, हम ये समझने की कोशिश करें दरअसल कि जो आज स्ट्राइक किया है इंडिया ने, टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर वो एस्केलेशन कहां तक जा सकता है। एक बात हमें प्रफुल्ल साहब ने बताई कि क्या चाइना भी एंगेज हो सकता है, बांग्लादेश भी हरकत कर सकता है, तो फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर तो अमेरिका भी इंगेज हो सकता है इसमें, फिर रशिया भी है आपके साथ खड़ा, कह रहा है कि हम हैं, और फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है जो चीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो बात तो बहुत दूर तक जा सकती है फिर। देखिए अजय, मैं जहां तक मेरा मानना है, और मैं इस मामले में गलत हो सकता हूं, और मेरा जो मानना है कि इंडिया ने जो है बड़ा ही सतर्क और सटीक जवाब दिया है। और ये सतर्क और सटीक मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं कि बड़ा जो हमने स्ट्राइक किया है वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये हमने किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके सिविल एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल टच नहीं किया है जी। हमने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जो बेसिक चीजें हैं पहले उसको अगर हम समझ ले तो बड़ा अच्छा होगा।
एक सबसे बड़ी जो बात आज प्रफुल्ल सर भी बता रहे हैं, मैं भी इस बात को कहना चाह रहा हूं, और कि पाकिस्तान को चाइना और बांग्लादेश से इस जंग में बहुत सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया का रिस्पांस है, ये डिलेड रिस्पांस इसीलिए है क्योंकि हम चाहते थे, वी वांटेड टू बी प्रिसाइज एंड वी वांटेड टू बी वेरी प्रिसाइज। और जब हम ये बोलते हैं कि प्रिसीजन के साथ हमने अटैक किया है, इसका मतलब हमने सिर्फ उन आतंकी ठिकानों को चुन के टारगेट बनाया है। मैं इस बात को बार बार क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान खुद परेशान है आतंकवाद से। पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं, मैं और आपने इतना सारे डिबेट्स किए भी होंगे, पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, और इस तरह के जो वहाँ पे मुल्ला और इस तरह के जो वहाँ पे आतंकवादी वहाँ पे बैठ के ये अपनी सरकारें वहाँ पे चला रहे हैं, ये बियॉन्ड कंट्रोल है। और इनसे वहाँ ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम परेशान है, इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो है। बिल्कुल मोहन कुमार सर, आपने कहा कि ये आतंकवाद से खुद परेशान है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब भारत के मोस्ट वांटेड इन्होंने छुपा कर रखे हैं तो भारत के हवाले क्यों नहीं करते? अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया ना भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरह से स्ट्राइक की है, सबूत भी दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कैंप है, हमने तबाह किए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल उठाया, बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल उठाया अपने चैनल के माध्यम से। मैं जो ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि ये लोग वहां पे एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान इनके पनाह में है। ये लोग इतने वहां पे पावरफुल हो गए हैं, जितने भी मिलिटेंट्स हैं, कि ये 85 एकड़्स में इनका मरकज चलता है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी फोर्सेस इनका कुछ नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनली अगर चाहें भी ये प्रूव करना कि हम कुछ करना चाहते हैं इनके अगेंस्ट में, वो नहीं कर सकते। और ये काम जो काम पाकिस्तानी फोर्सेस को करना चाहिए था, आज इंडिया ने किया है। हमने फेवर किया है पाकिस्तान को, और ना सिर्फ पाकिस्तान को, हमने पूरी दुनिया को फेवर किया है कि ये मिलिटेंट आज अगर हमने 400 मिलिटेंट मारे हैं आज की स्ट्राइक में, तो हमने पूरी दुनिया से 400 मिलिटेंट कम किए। सिर्फ इसका बेनिफिशियरी भारत नहीं है, इसका बेनिफिशियरी पूरी दुनिया है, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जैसा आप कह रहे हैं, बहुत ही सही कह रहे हैं मोहन जी, कि पाकिस्तान भी इसका बेनिफिशियरी है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इसका भुक्तभोगी भी है, और पाकिस्तान की आवाम भले वहां की आर्मी आईएसआई इनके साथ हो, लेकिन आवाम तो सफर कर ही रही है, पाकिस्तान तो सफर कर ही रहा है, तो उसके लिए भी ये फायदे का ही सौदा है जो भारत कर रहा है। लेकिन क्या ये हो गया जो मैंने सवाल उठाया था, क्या पाकिस्तान में अब ये आतंकी खत्म हो गए? क्या ये इनका गठबंधन जो वहां की आईएसआई के साथ रही है वो टूट जाएगा? क्या इन आतंकियों का अब कंट्रोल खत्म हो जाएगा, या इसके लिए अब इस मुहिम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा? ये मैं हम समझूंगा। मोहन जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बख्शी साहब, आप से गुजारिश कि आप जरा रुकें और ये हमें समझाएं कि अब आगे क्या, अगले आधे घंटे में हम इसी को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, ये हम समझेंगे कि अब आगे भारत की ओर से क्या कार्रवाई हो सकती है, या कदम भारत को क्या